हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था इवोल्यूशन का, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं थोड़ा रिकैप, है ना। इवोल्यूशन हम लोगों ने देखा था कि इवोल्यूशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो क्या चेंज ला रहा है भाई, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स में ला रहा है ओवर सक्सेसिव जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फर्दर न्यू स्पीसीज फॉर्म कर दे रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं इवोल्यूशन। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने बात करा था किसका, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का, कि 13.8 ईयर्स पहले क्या हुआ था भाई, एक सिंगल यूज एक्सप्लोजन हुआ था। ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी थी ना, कि एक सिंगल यूज एक्सप्लोजन हुआ था और उसी से क्या हुआ, हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। कुछ समय बाद जब यूज जो एक्सप्लोजन हुआ था उसके बाद टेम्परेचर डाउन हुआ, नहीं दिख रहा है क्या, आप इधर आओगे ना, अगर जो फिर टेम्परेचर जो काफी हाई था वो थोड़ा डाउन हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बनी और फिर अंडर ग्रेविटेशन क्या हो गया, गैलेक्सीज फॉर्म हो गए। और हम लोग जिसमें रह रहे हैं वो है अभी मिल्की वे गैलेक्सी और इस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर रखा था, इसलिए इधर थोड़ा स्पीड में चलेंगे, जो हम लोगों ने बात नहीं कर रखा वहां से हम लोग अच्छे से देखेंगे। ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में हमने बात किया था कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिन हुआ है अर्थ का। और ये बात किया जाता है कि भाई अर्ली एटमॉस्फेयर में मतलब अर्ली अर्थ में एटमॉस्फेयर था ही नहीं, पर कुछ गैसेस थी जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर वेपर, ये सब हुआ करते थे। ठीक है, और अल्ट्रा वायलेट रेस, क्योंकि ओजोन लेयर पहले नहीं फॉर्म था, तो अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से क्या हुआ, जो वाटर वेपर था वो डिसोसिएट हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, देन ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या करा भाई, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन किया, है ना, O3 का फॉर्मेशन हुआ। और ऑक्सीजन, अमोनिया और मीथेन के साथ भी कंबाइंड करके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस को फॉर्म किया उन्होंने। फिर वाटर वेपर क्या हुआ, थोड़ा ठंडा हुआ, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या हो गया भाई, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया, तो अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आने लगे, तो थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हो गया अर्थ का, ठंडा होना स्टार्ट हुआ। तो ये वेपर्स जो है वो कूल होने लगे और फिर कंडेंस होके क्या होने लगे भाई, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होने लगे, क्लाउड्स फॉर्म होने लगा और रेन के फॉर्म में जो जो वाटर है वो क्या होने लगा, अर्थ पर आने लगा और इस तरह से ओशियंस फॉर्म हुए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि बहुत सारी थ्योरीज इसके बारे में दी गई है। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी और ये कहा जाता है कि लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो, अगर नहीं दिखेगा तो उधर बैठ जाएंगे। ठीक है, लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था। तो इसमें कुछ थ्योरीज थी, जैसे पैंसपर्मिया थ्योरी थी, जिन्होंने क्या बोला था कि अर्थ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं अदर प्लैनेट से आकर छोड़ दिया गया और इसी से लाइफ ओरिजिनेट हुआ। ये थ्योरी थी पैंसपर्मिया थ्योरी। उसके बाद आया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसने कहा क्या कि अर्थ जो है वो डिकेइंग मैटर से, वहां से क्या हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए हैं, जैसे कि मड से या फिर स्ट्रॉ से। उसके बाद लुइस पास्चर आए, उन्होंने अपना प्रपोजल रखा कि नहीं, जो लाइफ है ना, एक फ्लास्क में उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट किया, एक फ्लास्क को क्लोज कर रख के रखा, उसको स्टेरिलाइज कर लिया, पहले दोनों फ्लास्क को पहले स्टेरिलाइज कर लिया और फिर क्या करा, एक को ओपन रखा, एक को बंद करके रखा। तो जिसमें बंद करके रखा उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन ओपन वाले में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें नजर आए। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो लाइफ है ना वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आया है, मतलब पहले से कुछ मौजूद है इस हवा में, उसी से लाइफ ओरिजिनेट हो रहा है। फिर ऑपरिन और हार्डन ने अपना प्रपोजल दिया, उन्होंने कहा क्या कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से आया है, जैसे कि प्रोटीन और आरएनए। ठीक है, इतनी बात उन्होंने कह दी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने वाले थे मिलर और उरे। ठीक है ना, इन्होंने 1953 में क्या करा था, एक एक्सपेरिमेंट का करा था, जिसमें उन्होंने क्या करा था, ये एक्सपेरिमेंट का ये क्या करा था उन्होंने कि एक फ्लास्क जैसा लिया, उसमें मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन गैस जो पहले के एनवायरनमेंट में मौजूद था, जो गैसेस पहले के एनवायरनमेंट में मौजूद थी, लेबोरेटरी को ऐसा सेट किया जैसे ये प्री अर्थ का एनवायरनमेंट हो, है ना, बाकी गैसेस नहीं है, बॉइलिंग वाटर है ताकि वेपर्स फॉर्म होता रहे। ठीक है, और फिर यहाँ वैक्यूम पंप है, यहाँ से वाटर वेपर क्या कर रहा है, जा रहा है। और उसके बाद दो क्या कराए उन्होंने, इलेक्ट्रोड रखे, ठीक है, और स्पार्क करवाया। जैसा कि पहले के मौसम में जब बादल फॉर्म होता है तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई स्पार्किंग होती होगी, है ना, लाइटिंग होती होगी, जब बिजली चमकता होगा तो कुछ रिएक्शंस हुए होंगे। तो एज इट इज जब उन्होंने इस इलेक्ट्रोड को क्या करा, स्पार्क करवाया, तो कुछ दिनों बाद, लगभग 8 दिनों के आसपास के बाद क्या दिखा, उन्होंने देखा कि एमिनो एसिड्स फॉर्म होने लगे।
तो ये जो था ये एक्सपेरिमेंट वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में कराया जा रहा था, और उन्होंने देखा कि आफ्टर 18 डेज ऑफ एक्सपेरिमेंट, 18 डेज के आसपास एमिनो एसिड फॉर्म करने लगे, और कुछ समय बाद शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट और फैट भी फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसी थ्योरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, कि केमिकल इवोल्यूशन का यही समय था, और यही मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की। बाद में उसी समय में आसपास एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के बारे में बोला जा रहा था, और उसमें 3 बातें बोली गई थी। कि एक बात तो ये थी कि भाई जो अर्थ का फॉर्मेशन, अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन वो 4000 साल पहले आया, और दूसरी बात कही गई कि ये कोई सुपर पावर है, कोई डिवाइन पावर है, जिन्होंने क्या करा है, पूरे यूनिवर्स का फॉर्म को, अब उन्होंने ही लाइफ को फॉर्म करा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस बात को बाद में क्या किया गया, बाद में क्या 19वीं सेंचुरी के आसपास ही क्या हुआ, स्ट्रांगली चैलेंज किया गया कि नहीं, ये बात तो बिल्कुल भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसी समय जो डार्विन थे, जिसको हम लोग फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, है ना, जो डार्विन थे, उन्होंने कुछ थेसिस रखी थी जिसके हिसाब से ये वाला क्रिएशन, स्पेशल क्रिएशन वाला थ्योरी तो बिल्कुल भी सेट नहीं करता था। डार्विन ने क्या करा था, चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने HMS बीगल शिप पर क्या करा था, 5 इयर्स की जर्नी की थी, समुद्री यात्रा करी थी उन्होंने। ठीक है, तो समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने 1831 से 1836 में तक उन्होंने समुद्री यात्रा की, और उन्होंने कुछ अपने कुछ ऑब्जर्वेशन किया ऑर्गेनिज्म के बारे में। बहुत सारे आइलैंड पे वे रुके, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का उन्होंने क्या किया भाई, ऑब्जर्वेशन किया, और उसके आधार पर कुछ बातें कही। क्या क्या कहा उन्होंने कहा कि लाइफ जो है ना, वो मिलियन ईयर्स पहले ही आ गई है। ठीक है, अभी हम लोग उसका एविडेंस देखेंगे कि कैसे उन्होंने कहा कि मिलियन ईयर्स पहले आ गई है। ऑल लाइफ फॉर्म शेयर्ड अ कॉमन एंसेस्टर, जितने भी लाइफ बने हैं कहीं ना कहीं से वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। लाइफ ऑर्गेनिज्म शो सिमिलैरिटी, अगर आप 2 या 4 या जितने भी जीवों का अगर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करें तो देखेंगे कि उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है। ठीक है, न्यू लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व एंड सम लाइफ फॉर्म्स बिकम एक्सटिंक्ट एज वेल, मतलब कि अभी जो लाइफ है उससे कोई नया स्पीसीज फॉर्म हो रहा है ना, और बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो गए। ठीक है, तो कुछ तो उन्होंने देखा होगा ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एक तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब कि अगर आप फिट हैं, हाँ, तभी आप सर्वाइव करेंगे इस एनवायरमेंट में, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा था कि हर एकदम सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि हर साल आप लोग ठंडे में सुनते हैं या गर्मी में सुनते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं क्योंकि वो अब सर्वाइव नहीं कर पाते, उनका शरीर फिट नहीं है। ठीक है ना, तो जो सरवाइव कर पाता है वही क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है, और जो नहीं कर पाता है वो डेथ हो जाता है उसका। और इसमें बहुत हद तक क्या होता है, नेचर भी सपोर्ट करता है। एक और एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था बीटल्स का ना, नेचर भी सपोर्ट करता है। तो नेचर जो सपोर्ट करता है, इसका स्ट्रांगली इन्होंने क्या करा था, डार्विन ने जो स्पेशल थ्योरी दिया है ना, वो नेचुरल सिलेक्शन पे दिया है कि नेचर बहुत चीजों को क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। हम लोग अभी देखेंगे सबका एग्जाम्पल। फिर क्या कहा उन्होंने कि जो जूलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की, वो कहीं ना कहीं हमारे बायोलॉजिकल हिस्ट्री से कनेक्टेड है। ठीक है, जिस तरह से अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसका इवोल्यूशन हुआ, वैसे ही क्या हुआ, लाइफ का भी इवोल्यूशन हुआ है। दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सम कॉमन कंक्लूजन इससे क्या निकल रहा था कि अर्थ जो है बहुत ओल्ड है, ये 1000 साल पहले नहीं आया है, इसलिए उस थ्योरी को क्या करा गया, हटा दिया गया। कहा गया कि जो अर्थ है वो 1000 ऑफ ईयर्स पहले नहीं आई है भाई, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले आई है। ठीक है, अब कुछ एविडेंसेस है। एविडेंसेस फॉलोइंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वी फाइंड ऑल ऑर्गेनिज्म हैव कम फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। अभी जो एविडेंस हम लोग देखेंगे उसके आधार पर जब रिलेशनशिप देखेंगे तो देखेंगे कि वो इनके एंसेस्टर बहुत जगह से कॉमन होते थे। ठीक है, और जो कॉमन अधिकतर कैरेक्टरिस्टिक अधिकतर जीवों का क्या होता है, मैच करता है। ठीक, तो यहाँ पर 2 ही लिखा है मैंने, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी फॉसिल्स, लेकिन इसके बाद 2 और हैं कि कैसे नेचर भी सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, और कैसे रेजिस्टेंस के कारण अगर हम रेजिस्टेंट हो जा रहे हैं तो भी हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। 2 और है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी से। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो है ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है
ठीक है, और हमारे बॉडी का फंक्शन है। जैसे कि सबसे पहला हम लोग टर्म देखेंगे, मतलब हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और हमारे बॉडी का फंक्शन, उसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का, दो बातों को मैं बांटते हैं। एक है होमोलॉजी जो आपको दिखाएगा होमोलोगस ऑर्गन के बारे में, और एक है एनालॉजी जो दिखाएगा आपको एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। अब ये एनालॉगस ऑर्गन और होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, वो ऑर्गन होता है जो आप मान लीजिए कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखेंगे ये कंपैरेटिव स्टडी है किसका, 4 लिम्स, किसका किसका, फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड, ह्यूमन, ठीक है। ये हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर में देखें, ठीक है, अगर हम लोग ये 4 लिम्ब की बात है तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, तो ये देखो, ये जो ह्यूमरस का पार्ट है, बोन्स पढ़े हैं आप लोग, हाँ बोन्स पढ़े हैं, ये जो यहाँ वाला पार्ट हमारे हाथ का 4 लिम्ब का पार्ट, ठीक है, ये वाला जो बोन होता है ना, ये क्या कहलाता है, हमारा ह्यूमरस, ठीक है। पैर वाला जो थाई का बोन होता है वो फीमर कहलाता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ह्यूमरस लगभग लगभग फ्रॉग में भी सेम ही है, लिजार्ड में भी, बर्ड में भी, ह्यूमन में भी एक सिमिलैरिटी है, इसमें दिख रहा है स्ट्रक्चर में। और आगे की ओर अगर हम लोग बढ़े तो ये जो रेडियस अल्ला है, ये भी लगभग लगभग, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी लगभग लगभग क्या है, ये सेम ही स्ट्रक्चर है ना। यहाँ फ्रॉग में भी 2 होता है, इसमें इस फिगर में क्लियर नहीं है, रेडियस एनोनल। उसके बाद जो कार्पेल और मेटाकार्पेल है, मतलब आगे का स्ट्रक्चर भी बहुत हद तक क्या है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आए हैं, लेकिन बहुत हद तक सिमिलर आपको दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रक्चरली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सिमिलर है, लेकिन अगर हम लोग इसके फंक्शन को देखें तो फ्रॉग का फंक्शन क्या है, 4 लिम्ब को क्या करने में यूज करता है, वो जंप भी कर रहा है, प्लस वो तैर भी रहा है ना। और जो लिजार्ड है वो क्या कर रहा है, वो रेंग रहा है, हाँ रेप्टाइल्स में चला जाता है। ये बर्ड क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। मैमल्स क्या कर रहे हैं, भाई अपने काम कर रहे हैं, जो चारों लिम्स से चलते हैं वो चलने का काम कर रहे हैं। और ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, अगर ये ह्यूमन है, इसमें मान लीजिए इसमें मैमल्स का है, हम लोग मैमल्स का सबका एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत चेंजेस है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, किसी भी चीज को पकड़ने, होल्ड करने, ये सब चीज का काम कर रहे हैं, अपने हाथ से बहुत सारे काम कर रहे हैं हम लोग। तो फंक्शन सबका डिफरेंट है मगर स्ट्रक्चर सेम है। तो हम लोग ये कह सकते हैं इस तरह का ऑर्गन जिसका स्ट्रक्चर सेम और फंक्शन डिफरेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। और होमोलोगस ऑर्गन के स्ट्रक्चर को देखकर हम लोग बहुत समय, मतलब कि इतना सोच सकते हैं कि हो सकता है कि इनके एंसेस्टर एक ही रहे होंगे, और जो उसमें जो धीरे 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 चेंजेस आए और जहां जहां वो गए, वो ऑर्गेनिज्म जहां जहां गए उसी के अनुसार क्या हो गए, अडप्ट हो गए, ठीक है। मतलब इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, एक जगह से फैला है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट से चारों ओर गया है। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म में बाद में जाकर वो क्या हुआ, फॉर्म हो गया, लेकिन मे बी इनके एंसेस्टर एक रहे होंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चरली क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो इस तरह का जो इवोल्यूशन होता है उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसको, जो हम मान लीजिए कि एक जगह से इवोल्यूशन हुआ है, कि एक पॉइंट है भाई, इनके कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, ठीक है। इनके एंसेस्टर कैसे रहे होंगे, इनके पूर्वज कैसे रहे होंगे, कॉमन रहे होंगे। और कॉमन एंसेस्टर से ये क्या हुए, जब कई क्षेत्रों में बटे होंगे या आगे बढ़े होंगे तो अपने खाने पीने के अनुसार, अपने आप को इस एनवायरमेंट में ढालने के अनुसार उनके शारीरिक बनावट चेंज हुआ, कुछ उड़ने लग गए, कुछ रेंगने लग गए, कुछ पानी और में रहने लग गए, ठीक है। और कुछ का बाकी फिर कुछ क्या हो गए भाई, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए, और बिल्कुल अपने 4 लिम्ब का, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि हमारा क्या है भाई, हम लोग एप्स या किससे आए हुए हैं, मंकी, ठीक है, हमारे एंसेस्टर रहे, मतलब हमारे से ज्यादा रिलेशनशिप है उनका, वो क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप में, क्योंकि हमारे ज्यादा सिमिलैरिटीज हम लोग में है। लास्ट टाइम क्लास में मैंने ये भी बताया था कि आप अपने भाई बहन से ज्यादा मिलते हो या चचेरे भाई बहन से मिलते हो, अपने भाई बहन से ज्यादा मैच करते हैं ना। तो मतलब कि जो क्लोज का रिलेशनशिप होगा उससे मैचिंग ज्यादा होगी, ठीक है, उससे क्या होता है, वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ढूंढने में हम लोग को क्या हो रहा है, हेल्प मिल रहा है। अभी यहाँ जिसकी सिमिलैरिटी है हम लोग सोच रहे हैं कि ये हमसे ज्यादा नजदीक है, पर जो डिसिमिलर है वो भी कहीं ना कहीं एंसेस्टर है, लेकिन वो दूर के रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो इस तरह का जो इवोल्यूशन होता है, जो एक पॉइंट जिसके कॉमन एंसेस्टर हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर इनके सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है,
तो मे बी इनके एंसेस्टर कॉमन हो सकते हैं, ऐसा इवोल्यूशन कहलाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, वेयर स्पीसीज विथ कॉमन एंसेस्टर डेवलप सिमिलर स्ट्रक्चर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन डिफरेंट एनवायरमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल फोर लिम्स ऑफ एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन। कुछ प्लांट्स में भी है, जैसे टेंड्रिल ऑफ पी प्लांट एंड स्पाइंस इन बारबेरी प्लांट, फिर थॉर्न इन बुगनवेलिया एंड टेंड्रिल इज इन कुकुरबिटा। ठीक, ये जो बुगनवेलिया का थॉर्न है और ये जो कुकुरबिटा का टेंड्रिल है, इनके स्ट्रक्चर अगर डीपली स्टडी किए जाए तो इनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का ही फंक्शन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। टेंड्रिल क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है ना, और थॉर्न क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है। ठीक, अब आते हैं हम लोग एनालॉजी में। एनालॉजी क्या हो गया, जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, जैसे जस्ट उसका अपोजिट कैसे, अब देखो यहां पर विंग्स ऑफ इंसेक्ट है, बर्ड है, बैट है, इनके स्ट्रक्चर कहीं से भी सिमिलर नहीं दिख रहे हैं। अगर इनके बोन्स को देखें आप तो इनके स्ट्रक्चर में बहुत अंतर है। ठीक, यहां पर इंसेक्ट में तो आपको बोन्स ही नजर नहीं आएगा। ठीक है ना, बर्ड में क्या है, यहाँ पर देखिए ह्यूमरस है, रेडियस और अल्लाह जैसा भी हम लोग देखे थे, हाँ वैसा है। लेकिन बैट में क्या होता है, बैट का स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ही इस तरह का किसी के में नहीं देखे हम लोग अभी बोन्स का फॉर्मेशन। ठीक, ह्यूमरस है और रेडियस अल्लाह भी है, लेकिन इनके साइज में काफी परिवर्तन है। प्लस ये जो आगे का कार्पेल और मेटाकार्पल होता है ये बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। हालांकि ये भी क्या है, मैमल्स है ना। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि ये भी भाई उड़ने का काम कर रहा है, बैट का विंग्स जो भी है वो भी उड़ने का काम कर रहा है, बर्ड का भी विंग, इंसेक्ट का भी विंग, तो फंक्शन तो तीनों के सेम है लेकिन स्ट्रक्चर सेम नहीं है। तो ऐसे ऑर्गन जिसका फंक्शन सेम है, मतलब सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। द ऑर्गन विच हैव सिमिलर फंक्शन बट आर डिफरेंट इन एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर एंड आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। दे आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वो क्या था, डाइवर्जेंट। ठीक है, ये क्या है, कन्वर्जेंट, मीन्स कि इनका इवोल्यूशन अलग अलग जगह से, इनके एंसेस्टर सेम नहीं है, अलग अलग जगह से ये आए हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर वाले जीव आए हैं और अपने आप को नेचर के अनुसार अडेप्ट कर लिए, विंग्स का फॉर्मेशन कर लिए और उड़ने लग गए। ठीक है, तो इनके जो एंसेस्टर है मे बी ये सेम नहीं है। कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड बर्ड, अभी हम लोग देखे, पेक्टोरल फिन्स ऑफ शार्क, फ्लिपर एंड डॉल्फिन। ठीक है, इनका जो पेक्टोरल फिन्स होता है अभी देखेंगे हम लोग। आइज ऑफ मैमल्स एंड ऑक्टोपस, स्टेम ऑफ पोटैटो एंड रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। एक्चुअली पोटैटो जो है, स्वीट पोटैटो शकरकंद जिसको हम लोग बोलते हैं ना, और पोटैटो, इनका फंक्शन क्या है, हम लोग दोनों खाने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका मॉडिफिकेशन जो पोटैटो है, जो हम लोग आलू खाते हैं ना, वो मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, वो मॉडिफाइड स्टेम है, जबकि जो स्वीट पोटैटो है वो मॉडिफाइड रूट होता है। ठीक है, वो मॉडिफाइड रूट होता है। तो ये तो हम लोगों ने बर्ड का देखा, ये देखेंगे हम लोग कुछ प्लांट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वीट पोटैटो, पोटैटो देखेंगे आप लोग, देखने में तो बिल्कुल सेम है भाई, फंक्शन भी ठीक, अपना खाने वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ये क्या है भाई, ये मॉडिफाइड रूट है और ये मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, और एग्जाम्पल है इसका प्रोस्पिस ग्रैंडुलोसा और ब्लैक लोक्यूस्ट। ठीक है, इनका जो स्पाइन्स होते हैं दोनों में ही क्या पाए जाते हैं, हाँ प्रिकल, इसका मतलब कि स्टेम का ही आउटग्रोथ हुआ है इसमें। ठीक, और ये फर्दर क्या है, स्पाइन्स है, दोनों एक ही जैसा परफॉर्म करते हैं फंक्शन, लेकिन ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है ना, और पायरेकेंथा और बर्बेरिस वुल्गेरिस, इसमें भी जो थॉर्न्स पाए जाते हैं ये इसका स्टेम का मॉडिफिकेशन है और इसका लीफ का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसके स्पाइन्स लीफ के मॉडिफिकेशन के द्वारा हुए हैं और इसके स्टेम के मॉडिफिकेशन के द्वारा हो रहे हैं। ठीक, ये हम लोग देख लेते हैं। फिन्स जो होता है, शार्क, डॉल्फिन और पेंगुइन का भी। ठीक है, पेंगुइन भी तैरते हैं ना, तीनों अपने फिन्स को तैरने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तीनों ही, लेकिन अगर तीनों का स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे, देखो शार्क का बिल्कुल ये स्ट्रक्चर है, डॉल्फिन का क्या स्ट्रक्चर है दिख रहा है, तो दोनों का ही बोन्स में बहुत अंतर है। इनके स्ट्रक्चर क्या है, इसका कर्व है डॉल्फिन का और इसका क्या है, स्ट्रेट है। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई इनके इंसेस्टर अलग अलग होंगे, लेकिन बाद में जाकर ये फंक्शन सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं।
ठीक है, तो ऐसा ऑर्गन क्या कहला रहा है, एनालॉगस ऑर्गन कहला रहा है, और इसकी स्टडी को हम लोग एनालॉजी कहते हैं, और ये क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल है। ठीक, तो एक एविडेंस ये बताया, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को देखकर हम लोग एक जाने कि भाई कैसे रिलेशनशिप होता है। स्ट्रक्चर अगर सेम है तो हम लोग सोच सकते हैं कि कॉमन एंसेस्टर्स आए, बाद में इन्होंने अलग अलग फंक्शन अपने का उन जो भी अपना क्या है ऑर्गन्स है उससे वो क्या करने लगे, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने लगे। ठीक है, और बहुत सारा ऐसा है कि भाई फंक्शन तो सेम परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उसके स्ट्रक्चर सेम नहीं है। ये एक पहला एविडेंस था जो रिलेशनशिप बता रहा था। ठीक, दूसरा आया क्या, फॉसिल्स। फॉसिल्स से हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिली। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स डेड रिमेन्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, प्लांट के भी, एनिमल्स के भी, जो बहुत साल पहले क्या हो गए हैं, जमीन के अंदर दब गए हैं और ऐसे कंडीशन में चले गए हैं जो उनकी क्या हो गई है भाई, उनकी छाप पड़ गई है। ठीक है, ऐसे वो क्या हो गए, पूरा डिकम्पोज, कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पाए हैं। तो वैसे जो डेड रिमेन बच गए हैं कई सालों पहले जीवों के, उसको हम लोग कहते हैं क्या, फॉसिल्स। ठीक, अब ये फॉसिल्स हम लोगों को क्या क्या बताते हैं। ठीक है, अब फॉसिल्स हम लोग को मिले कैसे होंगे, कैसे मिले होंगे, हाँ पहले हम लोग बात करते हैं कुछ फॉसिल्स से। फॉसिल्स कैसे मिले होंगे, ऐसे हम लोग खुदाई किए होंगे, है ना। ठीक है, खुदाई किए होंगे हम लोग, तो ऐसा ही आप लोग जानते हैं, है ना, जियोलॉजिस्ट लोग करते हैं, है ना। हाँ, जमीन के अंदर हम लोग खोदते हैं बहुत सारी चीजों को जानने के लिए कि भाई भविष्य में क्या रहा था पहले। तो जब हम लोग खुदाई करते हैं तो अंदर में बहुत सारे फॉसिल्स मिलना स्टार्ट हुए। ठीक है, जब ये फॉसिल्स मिलना स्टार्ट हुए तो अब हम लोग इसमें क्या क्या चीजों को ढूंढ सकते हैं। ठीक, पहले तो जो बोन्स हम लोगों को मिलना स्टार्ट हुए उसका कनेक्शन अभी वाले जीवों से हम लोग सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी मिला सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये कर सकते हैं भाई, मान लो यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म मिला, अब इससे मिलता जुलता आज कोई ऑर्गेनिज्म है क्या। ठीक है, और क्या ये ऑर्गेनिज्म आज भी प्रेजेंट है या ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये आज भी प्रेजेंट है या एक्सटिंक्ट हो चुका है, या अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो क्या इससे मिलता जुलता कोई है अब। ठीक है, तो अगर इससे मिलता जुलता कोई है तो मे बी इसी से क्या हुआ होगा, उसका इवोल्यूशन हुआ होगा। ठीक है, और क्या, अब ये जो पहला पॉइंट में आपको मिल जा रहा है क्या, फॉसिल्स, और यहाँ फिर लेयर्स होते हैं ना, सॉइल के लेयर्स बाय लेयर्स होते हैं, है ना, जो समय के साथ क्या होते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं नीचे। तो जो आपको सबसे ऊपर मिला वो अभी कुछ समय पहले का होगा, उसके नीचे वाला उससे के पहले का होगा, उसके नीचे वाला उससे भी पहले का होगा। तो एक टाइमिंग हम लोगों को पता चल रही है कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म कब पाया जाता था, उसके बाद कौन सा पाया जाता था, उसके बाद कौन सा पाया जाता था। क्या इन सारे फॉसिल्स में कोई सिमिलैरिटी है और उसका सिमिलर जीव आज भी मिलता है। ठीक है, या फिर आज नहीं मिलता है, वो उसी समय तक खत्म हो गए। तो एक टाइमिंग भी हम लोगों को पता चली क्या, कि कौन से जीव कब पाए जाते थे। तो यहाँ पर जो फॉसिल्स मिले और टाइम इनकी क्या की जाती है, डेटिंग की जाती है। ठीक है, हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये कितने सालों पहले का फॉसिल्स है। यूरेनियम की डेटिंग की जाती है ना, उससे हम लोग पता लगा सकते हैं। प्लांट्स में रिंग्स को देख करके काउंटिंग की जाती है ना, कि ये कितना पुराना है। ठीक है, तो इनकी डेटिंग होती है कि कार्बन डेटिंग, है ना, वो हम लोग पता करते हैं कि ये कितने साल पुराना है। तो इससे तो एक बात क्लियर हो गई कि भाई कितने कितने साल पहले की ये बात है, ये जीव कब रहे होंगे, ये जीव कब रहे होंगे और ये जीव कब रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वो डिस्प्रूव हो गया था किसका, जो डिवाइन पावर वाला रूल था ना, कि भाई स्पेशल क्रिएशन वाला, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो के क्या थे, फॉसिल्स थे। ठीक है, और क्या भाई, फॉसिल्स तो मिल रहे हैं, अब हम लोग रिलेशनशिप भी बैठा सकते हैं भाई, कितनी सिमिलैरिटी है, किससे इवोल्यूशन हुआ। ठीक, अब देखो डिगिंग में हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि समय क्या रहा होगा उनके रहने का। ठीक है ना, तो इतनी सारी बातें हम लोग को फॉसिल से पता चली। यहाँ अगर हम लोग पीरियड देखेंगे तो ये पूरा देखो, ये पूरा टाइमिंग यहाँ पर लिखा हुआ है कि कब कौन से जीव प्रेजेंट थे, है ना। सबसे पहले अर्थ यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। 2.5 बिलियन के टाइम में आर्कियन पीरियड था, प्रोटेरोजोइक था, उसके बाद ये पेलाजोइक पीरियड आया। पेलाजोइक पीरियड में फिशेस बहुत ज्यादा थे, इसलिए हम लोग ये कहते हैं ये टाइम था फिशेस का। ठीक है, मतलब कि पहले जो थे ना फिशेस आए होंगे,
अगर जितने भी वर्टिब्रेट्स में अगर जिनके मिले हैं हम लोगों को फॉसिल्स, तो यही कहा जाता है कि एक टाइम था जब फिशेस का ही समय था, ठीक है, उसको हम लोग पैलाजोइक पीरियड कहते हैं। और इसमें जितने भी अधिकतर फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है, वो समुद्री जीवों के मिले हैं, है ना, समुद्री जीवों के मिले हैं, या तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स के मिले हैं फॉसिल्स, ठीक है, या फिर फिशेस के फॉसिल्स मिले हैं। नेक्स्ट पीरियड में जब हम लोग चले जाएंगे मेसोजोइक एरा में, तब हम लोगों को क्या एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के भी मिले हैं। और रेप्टाइल्स तो भाई जुरासिक पीरियड इसी वक्त था, ठीक, जुरासिक वर्ड आप लोग सुने होंगे। हाँ, आज के समय में डायनासोर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जुरासिक पीरियड में जब हम लोग वहां तक जब गए, खोदते खोदते देखते देखते, तो वहां पर हम लोगों को बहुत सारे फॉसिल्स मिले, किसके, डायनासोर के। एक ऐसा जीव जो बहुत बड़ा हुआ करता था, है ना, और सिर्फ वो एक ही स्ट्रक्चर का नहीं था, उसकी वैरायटी थी, ठीक है, किसी कोई उसमें कोई हर्बीवोरस था, कोई कार्निवोरस था, कोई उड़ने वाला था, ठीक है, किसी का साइज बहुत बड़ा था, किसी का साइज बहुत छोटा था। तो वैरायटी ऑफ फॉसिल्स हम लोगों को मिले, ठीक, वो भी पता चल जाता है। हाँ, वो भी डेटिंग से पता चल जाता है कि वो फ्लैश ईटिंग एनिमल था या नहीं था, ठीक है, सारी चीजें पता चल जाती है। फिर क्रिस्टेशियस पीरियड में हम लोगों को बड़ा बड़ा हाथी का, ठीक है, जो मैमथ होते थे, उनका भी फॉसिल्स मिला है। उसके बाद जब हम लोग सिनोजोइक एरा में आए, तब हम लोगों को बहुत सारे रेप्टाइल्स का, कुछ बर्ड्स का भी मिला है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे जो हमारे आदि मानव वगैरह थे, जिनका स्ट्रक्चर हमसे कुछ अब तो नहीं है, यहाँ पर कोई भी आदि मानव नहीं है प्रेजेंट, मतलब वो भी एक्सटेंट हो गए। लेकिन हम उनसे आए कैसे जाने, क्योंकि उनसे हमारी ज्यादा सिमिलैरिटी है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मैन जब पढ़ेंगे, तो क्या हम लोग की सिमिलैरिटी रही, किस समय कौन आया होगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जैसे जैसे अंदर जाते हैं फॉसिल्स को देखते हुए, तो हम लोगों को बहुत सारे फॉसिल्स क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो अब किस एरा में, किस पीरियड में कौन जीव ज्यादा रहे होंगे, और उन दोनों में क्या सिमिलैरिटी थी, क्या इन्हीं से ये आए थे या इन्हीं से ये आए थे, ये सारे रिलेशनशिप हम लोग पता लगा सकते हैं और लगाया गया, ठीक है। और आज के जीवों में क्यों हम लोग कहते हैं कि हम लोग सबका कॉमन एंसेस्टर होगा, क्यों, क्योंकि जितने भी यहाँ पर जीव खोजे गए ना, इनकी सिमिलैरिटी इनसे थी बहुत हद तक, ठीक, और फिर इनकी सिमिलैरिटी कुछ इनसे थी बहुत हद तक, है ना। तो सिर्फ इसी के बेसिस पे नहीं, ये तो एक एविडेंस है भाई, फॉसिल्स एक एविडेंस है, लेकिन और भी कई, देखो बहुत सारे फॉसिल्स मिले हम लोगों को, ठीक है, बहुत सारे फॉसिल्स कैसे मिलते हैं, ठीक। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम रिमोट पास्ट, बहुत पहले जो हमारे रिमेन्स, ठीक है, एज इट इज रह गए जमीन के अंदर, पूरा डिकम्पोज नहीं हो पाए, वो बन गए फॉसिल्स, ठीक है। ऐसा तब होता है जब अंदर जो सॉइल की लेयर का इन्वायरमेंट होता है ना, वहां का टेम्परेचर अगर हाई होता है, तो डिकम्पोजिशन जो होता है वो रुक जाता है और उसी फेज में स्टोर हो जाता है, ठीक है। एज एस्टिमेशन डिटेक्टिंग, क्योंकि जो टेम्परेचर हाई होता है ना, उस वक्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर ज्यादा एक्ट नहीं करवाते, इसलिए ये फॉसिल्स में फॉर्म हो जाते हैं। एज एस्टिमेशन डिटेक्टिंग रेशियो ऑफ आइसोटोप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एज से हम लोग एस्टिमेट कर लिए जो भी फॉसिल्स मिले। डीपर द लेयर वेयर द फॉसिल इज फाउंड ओल्डर इट, जितना वो अंदर गहराई में होंगे वो उतने पुराने हैं, है ना, उनका समय उतना पहले का है। फॉसिल्स एट अपर लेयर आर मोर कॉम्प्लेक्स देन द लोअर लेयर, है ना, लोअर लेयर में जो फॉसिल्स मिले हैं और जो उसके ऊपर के फॉसिल्स मिले हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। फॉसिल्स रिकॉर्ड शो लिंक्ड बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, हम लोगों को जो जुरासिक पीरियड के टाइम में, है ना, जो मेसोजोइक एरा था, उस वक्त पर जो फॉसिल्स मिला है, एक आर्कियोप्टेरिस का नहीं है यहाँ पे, एक सेकंड, वो आगे वाला ही था लगता है, ये फॉसिल जो है ना आर्कियोप्टेरिस का ही हमको लग रहा है, ठीक है। तो इनके पंख हुआ करते थे, ठीक है, इनके पंख हुआ करते थे, ठीक है। तो ये कहा जाता है, ये जो ऐसे फॉसिल्स मिले जो ये एक्चुअली में रेप्टाइल है लेकिन इसके पंख है, तो ये माना जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बिटवीन का, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स का। मतलब ये बताता है कि बर्ड्स जो आए ना, वो रेप्टाइल से ही आए, है ना, और यही इसके एंसेस्टर रहे होंगे, कौन, आर्कियोप्टेरिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है।
फॉसिल रिकॉर्ड शो हाउ इवोल्यूशन ऑकर्ड इन सेम मैमल विद टाइम, मतलब एक ही मैमल्स में कैसे धीरे धीरे चेंजेस आके बहुत सारे मैमल्स में वो चेंज हो गए। ठीक है, तो ये हम लोग को बता रहा है फॉसिल्स। ठीक, तो बहुत सारी जानकारी हम लोग को फॉसिल से मिल गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट एंड डार्क मॉथ इन इंग्लैंड। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। ये कब की बात है, ये आपका प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जब था 1850 के आसपास, 1850 के आसपास। इंग्लैंड में उतनी ज्यादा इंडस्ट्री नहीं थी, तो जब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं थी तो ऐसा था कि व्हाइट मॉथ चिड़िया, ये जो इंसेक्ट कहते हैं, ये व्हाइट मॉथ की संख्या जो थी ना, ये काफी ज्यादा थी इन कंपैरिजन ऑफ डार्क मॉथ। ठीक, और आफ्टर क्या, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, मतलब 1920 के बाद अगर जब देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो व्हाइट की जो संख्या थी ये बहुत कम हो गई, और ये जो ब्लैक मॉथ या डार्क मॉथ की जो संख्या थी ये बहुत ज्यादा हो गई, मतलब इसके पॉपुलेशन बढ़ गया। पहले क्या था, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में किसकी संख्या, व्हाइट ज्यादा था, व्हाइट का पॉपुलेशन ज्यादा था इन कंपैरिजन ऑफ डार्क। लेकिन 1920 के बाद क्या हो गया, व्हाइट का पॉपुलेशन कम हो गया इन कंपैरिजन ऑफ जो डार्क मॉथ था। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जब प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड था तो पॉल्यूशन नहीं था। तो ये जो बार्क ऑफ ट्री था, पहले जो बार्क ऑफ ट्री पर ये बैठे हुए हैं, है ना, आप लोग दिख रहा कि ये थोड़ा साफ है, व्हाइट जैसा ही है ना। अब इसमें ये बैठ रहे हैं व्हाइट मॉथ और ब्लैक भी, तो प्रीडेटर्स को कौन दिखाई देगा, ब्लैक इजिली दिखाई, आइडेंटिफाई करेंगे। और ये प्रीडेटर्स जो थे वो व्हाइट को खाते ही नहीं थे, किसको खाते थे, ब्लैक मॉथ को खाते रहते थे, तो इनका पॉपुलेशन हाई था। ठीक है, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा इंग्लैंड में, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, तो ये जो बार्क ऑफ ट्री थे इनके शेड्स क्या होने लगे, डार्क होने लगे। ठीक, ड्यू टू द पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन के कारण इनके शेड डार्क होने लगे। अब ये व्हाइट मॉथ जो था ये आइडेंटिफाई हो जा रहा है इजीली, और ये जो ब्लैक मॉथ है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। तब अब इनकी संख्या घटने लगी और इनकी संख्या बढ़ने लगी। ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि नेचर ने इसको सेलेक्ट किया, हाँ, अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, ठीक है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, जीवों की संख्या में उतार चढ़ाव होते हैं। जो अपने आप को उसी इन्वायरमेंट के अनुसार ज्यादा ढाल लेते हैं वो जिंदा रहते हैं, नेचर इसको सेलेक्ट कर लेता है, और जो नहीं कर पाते हैं वो क्या होने लगेंगे, उनकी संख्या घटने लगेगी। आप लोग शायद जानते होंगे लाइकेन के बारे में। लाइकेन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, लाइकेन जिससे कि पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, लाइकेन जिससे कि वो बनाए जाते हैं क्या, एसिड और बेस का इंडिकेटर, क्या लिटमस पेपर बनता है उससे, है ना। तो लाइकेन उस एरिया में आपको नहीं दिखेंगे, पेड़ों के ऊपर, पेड़ों की छालों के ऊपर बहुत सारे लाइकेन्स होते हैं, रोड के किनारे अधिकतर दिखेंगे आपको, लेकिन जो पॉल्यूटेड एरिया है ना वहां पर आपको लाइकेन नजर नहीं आएंगे। तो ये इंडिकेशन होता है कि जहां लाइकेन नहीं दिख रहे हैं मतलब वो ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है। ठीक है, वो इंडिकेशन होता है। तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड ऑफ इंग्लैंड हैव व्हाइट विंग्ड मॉथ हैड अ बिगर पॉपुलेशन देन द डार्क विंग्ड मॉथ। ठीक है, एंड पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड इंग्लैंड हैव द डार्क विंग्ड मॉथ पॉपुलेशन इज बिगर देन द व्हाइट मॉथ. This is because at pre-industrialization period, due to the less pollution, color of the bark of the tree on which they both moth is seated is very light. So the predator easily recognize the dark winged moth and eat them more. But after post-fertilization, pollution increase and the color of the bark of tree become dark. And that time, light winged moth easily recognized by the predator. So over the time, population of dark winged moth increases. ठीक है, समझ में आई बात? Here nature select the survival of the dark winged moth. नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, जैसे चेंजेस आ रहे थे एनवायरमेंट में उसके अनुसार क्या हुआ, डार्क विंग मॉथ को सेलेक्ट कर लिया गया. रीजन इज एक्सटर्नल, नॉट जेनेटिक बट एनवायरमेंटल. रीजन क्या है, यहाँ पर कोई जीन के चेंजेस नहीं आए, जीन में चेंजेस किसी के नहीं आए, है ना. व्हाइट व्हाइट ही रहा, ब्लैक ब्लैक ही रहा, जीन में कोई चेंजेस नहीं आया, फिर भी वो सेलेक्ट हुआ कैसे, नेचर के द्वारा. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इवोल्यूशन. ये भी एक इवोल्यूशन का काइंड है. जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अनुसार नेचर जिसको सेलेक्ट कर ले, मतलब जो नेचर के अनुसार अपने आप को ढालता चला जाएगा वो रहेगा, जो नहीं ढाल पाएगा वो नहीं रहेगा.
जो फोर्थ एविडेंस है वो है रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रेजिस्टेंस वैरायटी क्या, चलो पहले उसको हम लोग समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, चाहे खेतों में हो या घरों में हो, बहुत सारे इंसेक्ट है या बहुत सारे मच्छर हो गए या बहुत सारे जो कॉकरोचेस आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे डाल देते हैं, है ना, स्प्रे डाल देते हैं कि भाई वो मर जाए, है ना। तो मान लीजिए कि मतलब मान लेते हैं कि आपके घर में 10 कॉकरोच है ना, आप देख रहे हैं कि भाई कॉकरोच का संख्या बढ़ रहा है, आपने क्या करा, स्प्रे कर दिया, ठीक, दवाई डाल दी, इंसेक्टिसाइड्स डाल दिया कुछ कि वो मर जाए। तो 8 मर गए लेकिन 2 बच गया, भाई उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, है ना, रेजिस्टेंट हो गया वो, ठीक, मतलब वो दवाई उस पर काम नहीं की, उसका इम्यून पावर ज्यादा स्ट्रांग था, वो रेजिस्टेंस हो गया। अब 2 जो बच गए वो अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, तो मे बी क्योंकि उनके जीन्स में क्या है, रेजिस्टेंस आ गया है, तो जो उसका पॉपुलेशन होगा वो भी रेजिस्टेंट होगा, तो आप दवा मारते रहो। हाँ, जैसे कि हम लोग पहले ऑल आउट लगाते थे तो मच्छर भाग जाता था, लेकिन अब भागता है, ऑल आउट लगा रहे फिर भी मच्छर रात भर बन चलता रहेगा, होता है ना। तो क्या करा उन्होंने, अपने आप को रेजिस्टेंट कर लिया। तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंट हो जा रहे हैं, तो भी आप क्या कर रहे हैं, आपका जो स्पीसीज है उसका पॉपुलेशन क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। तो ये भी एक क्या है, इवोल्यूशन का एग्जांपल है कि अगर आप रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो आपका पॉपुलेशन आगे बढ़ता रहेगा, आप रेजिस्टेंट नहीं होंगे तो आप मर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां भी क्या हो रहा है भाई, एविडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म अपीयर ओवर मंथ ईयर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ठीक है, इसको एंथ्रोपोजेनिक एक्शन भी बोलते हैं हम लोग। ओवर यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स etc. had produced a selection of resistance variety of a much smaller time scale। ठीक है, तो जब हम लोग इसको ओवर यूज करते हैं ना, तो बहुत सारे क्या कर ले रहे हैं, अपने आप को इसमें अडॉप्ट कर ले रहे हैं। दिस हैज ऑल्सो बीन परसीव्ड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच वी यूज एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स। ठीक है, hence resistance in organism appear in time scale of months of or year and not in centuries। तो ये मंथ या ईयर में ही क्या कर रहे हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर ले रहे हैं, पूरी सेंचुरी की जरूरत नहीं है कि रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों को एक लंबा समय लगेगा, चेंजेस आएंगे कुछ जीन्स में तब हम जाके अडॉप्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, मंथ में ईयर में ही हम क्या कर रहे हैं, अडॉप्टेशन में चले जा रहे हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। इवोल्यूशन is a stochastic method as it is based on random and chance event in nature and chance mutation in the organisms। तो भाई कुछ चेंजेस, इवोल्यूशन क्या है कि म्यूटेशन हुआ, कुछ चेंजेस आए, है ना, और अदर ऑर्गेनिज्म ऐसे बने जो अपने आप को इस पृथ्वी के अनुसार ढाल लिए, एनवायरमेंट के अनुसार ढाल लिए, तो वो नया स्पीसीज फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये चारों जो एविडेंस थे, क्या क्या थे, क्या क्या हम लोगों ने बात करा। हाँ, हम लोगों ने सबसे पहले मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी देखी, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन, जो बता रहे थे कि सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी किस तरह से डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन करती है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, फॉसिल्स। फॉसिल से हम लोग को बहुत सारे उनके स्ट्रक्चर के से हम लोग को सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी का पता चला, कौन से ऑर्गेनिज्म किससे ज्यादा मिलते हैं उससे पता चला, कब ये आए होंगे, कितने सालों पहले से ये है मौजूद यहाँ पर, ये पता चला, क्या रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, ये पता चला, किन किन जीवों के बीच कनेक्टिव लिंक है, ये पता चला। ठीक है, बहुत सारी चीजें पता चलेगी। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, तीसरा हम लोगों ने मौत वाला एग्जाम्पल कि नेचर अगर सेलेक्ट कर ले तो भी इवोल्यूशन हो जाता है ना, किसी की संख्या बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू द नेचर, नेचर अगर सेलेक्ट कर रहा है तो उसकी संख्या, उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। और चौथा हमने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, है ना, जो अपने आप को रेजिस्टेंट कर लेंगे, कितना भी मारने की कोशिश कर ले, लेकिन भाई हमने भाई शील्ड लगा ली अपनी, हम नहीं मरने वाले। ठीक है, तो उनका भी इवोल्यूशन क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्या, एविडेंस। ठीक है, अब इसके एविडेंस के आधार पर जितने भी डार्विन ने बातें बोली थी वो क्लियर हो गया। ठीक, कि भाई दो जीवों में रिलेशनशिप है ना, क्या रिलेशनशिप है, कितनी सिमिलैरिटी है, एंसेस्टर सेम रहे होंगे, है ना, और उन्होंने बोला कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले ही आ चुके हैं जो ऑर्गेनिज्म है, लाइफ आ चुका है। तो ये सारी बातें इससे क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। तो एविडेंस के आधार पर इन्हीं को मिलेगा ना भाई, इन्हीं को एक्सेप्ट किया जाएगा, इन्हीं की थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल है, कैसे एग्रीकल्चर में, एक्वाकल्चर में कैसे रेजिस्टेंस हो जाते हैं हम लोग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एडेप्टिव रेडिएशन क्या है।
ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन के लिए भी अब देखो, एडेप्टिव रेडिएशन की थ्योरी भी देने वाले कौन थे? डार्विन थे, जब ये अपने सफर पे थे, है ना। तो जब ये गए थे एक गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है, कहीं लिखा होगा, गैलापागोस आइलैंड में जाकर ये बहुत समय तक रुके थे। तब उन्होंने क्या देखा कि कुछ फिंचेस है, फिंचेस किसको बोल रहे हैं हम लोग? बर्ड्स को, ठीक। तो एक टाइम ऐसा था कि जितने भी बर्ड्स थे ना वो सीड खाते थे। तो गैलापागोस जो आइलैंड था उसमें बहुत सीड था, बहुत खाने का भाई जितने भी एनिमल्स है, चाहे हम लोग ह्यूमन बीइंग ही ना करो, हम लोग की प्रायोरिटी क्या है? सबसे पहले क्या चाहिए? खाना चाहिए, है ना। उसके बाद ना हम लोग फिर इतना बाकी सारी चीजें सोचते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी तो खाना ही है, तो एनिमल्स की भी प्रायोरिटी क्या है? खाना ही है। तो बर्ड्स जो थे वो सीड ईटिंग थे पहले, तो वो सीड क्या कर रहे थे? खा रहे थे, वहां उनको बहुत सारे मिल रहा था। अब इस सीड वो खाना प्रॉपर उनको खाना मिल रहा है, उनकी संख्या बढ़ रही थी, ठीक है। लेकिन एक समय आया भाई, वो आइलैंड तो एक लिमिटेड वे में ही होगा ना, ठीक। तो एक समय ऐसा है जब सीड कम पड़ने लगा, तो अब उनमें से जो कुछ बर्ड्स थे, कुछ फिंचेस थे, उन्होंने क्या देखा भाई सीड की कमी हो रही है, तो वो वॉर्म्स खाने लगे, ठीक है। वो वॉर्म्स खाना सीख गए। तो वॉर्म्स खाने के लिए उनको उनके जो चोंच थे ना, उनका साइज धीरे धीरे क्या होने लगा? चेंज होने लगा। कौन वॉर्म खा पा रहे थे? जिसका थोड़ा सा आगे से नुकीला था, वो आराम से उसको क्या कर रहे थे? वॉर्म्स को उठाकर खा पा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से आगे जनरेशन बाय जनरेशन वो जो लंबी चोंच वाली जो क्या है फिंचेस है, उसका भी पॉपुलेशन बढ़ा, इधर सीड ईटिंग का भी चल रहा है। फिर वो अब सीड की कमी हो रही है, वॉर्म्स भी है, अब बाकी लोगों ने कुछ और भी कैक्टस खाना स्टार्ट कर दिया, किसी ने कुछ खाना स्टार्ट कर दिया, मतलब अपने आप को किसी भी तरह से जिंदा रखने के लिए। अब हम लोग को मान लो खाना नहीं मिलेगा, तो आप लोग बहुत बार स्टोरी सुने होंगे कि कोई बंद कमरे में कोई अगर बंद हो गया कई सालों तक, तो जो मिल रहा था, पेपर मिल रहा था, जो भी मिल रहा था वो खा रहे थे, है ना। तो जिंदा रहने के लिए लोग सब कुछ खाना सीख जाते हैं, है ना। तो जब सब कुछ खाना सीख जाते हैं, तो वैसे ही बर्ड्स ने भी क्या करा? धीरे 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 अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत सारी चीजें खाना सीखा। और जब वो खाना सीखा तो सबके जो स्ट्रक्चर ऑफ बीक था ना, उसमें चेंजेस आए, ठीक है। और इसकी इन्होंने क्या की है? डीपली स्टडी की है, और इनका एक बहुत बड़ा इसमें वर्क है, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड देन रेडिएटिंग टू द अदर, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ कुछ और रेडिएट हुआ बाकी सब एरिया में। जैसे वहां पर के फिंचेस क्या हुए? चेंज हुए, उनके चोंच का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लेकिन वहां वो आइलैंड था। मगर हम लोग अगर अपनी बात करें या फिर दूसरे एनिमल्स की बात करें, तो उनका भी एक जगह से इवोल्यूशन हुआ होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपने खाने की तलाश में हम लोग माइग्रेट होने लगे इधर उधर, है ना। जो आदि मानव थे उनकी भी बात यही है, तो बाकी सारे एनिमल्स भी ऐसा ही करते हैं। तो माइग्रेशन के दौरान उनके खाने में काफी चेंजेस आते हैं, ठीक है। खाने में काफी चेंजेस, जैसे मैं अपना एग्जांपल देके इसलिए हम लोग समझाते हैं कि ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि भाई मंकी या एप्स हमारे क्या रहे हैं? एंसेस्टर रहे हैं। तो मंकियों के तो पूंछ होते थे, हमारे तो नहीं है, ठीक है। उनके बॉडी में हेयर्स बड़े बड़े हैं, हमारे तो नहीं है, ठीक है। तो फिर उनसे हम लोग आए होंगे, ऐसा कैसे कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पर उनका नीड था क्या? टेल, क्योंकि वो कहाँ रहते थे? पेड़ों पर चढ़ के रहते थे, और एक डाल से दूसरे डाल कूदने के लिए क्या चाहिए उनको? टेल की जरूरत थी, ठीक है। लंबे लंबे उनके ग्रास्पिंग पावर, तो लंबी लंबी उनकी हाथें होती थी पकड़ने के लिए, है ना, ग्रास्पिंग पावर बढ़ाने के लिए। समय के अनुसार हो सकता है उनको पेड़ों में खाना नहीं मिल रहा होगा, तो वो जमीन पर आए होंगे, ठीक है। जब वो जमीन पर ही खोजना शुरू किए, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेल का यूज ही खत्म हो गया। और जब किसी भी चीज का यूज खत्म हो जाता है, किसी भी ऑर्गन का यूज खत्म हो जाता है, तो वो धीरे धीरे वेस्टिजियल हो जाता है। वेस्टिजियल मतलब खत्म हो जाता है। तो इन पीरियड ऑफ टाइम ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि पूंछ खत्म हो गया, ठीक है, हाथ थोड़े शॉर्ट हो गए, पैर सीधे होने लगे, हाथ की ग्रास्पिंग पावर बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे नीड के अनुसार, जैसा हम लोग रह रहे हैं, जैसा हम लोग एनवायरमेंट में चल रहे हैं, उस अनुसार हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, और जिससे हम एक न्यू धीरे धीरे इतने ज्यादा चेंजेस आ गए कि हम एक न्यू स्पीसीज फॉर्म हो गए, वो एक पीछे छूट गए, वो अलग स्पीसीज हो गए, और हम एक न्यू स्पीसीज में फॉर्म हो गए, ठीक है। इसको और डीपली हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैन में देखेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? अडेप्ट कर ले रहे हैं, एक जगह से रेडिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक जगह से, एक एंसेस्टर से जो सारी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। जैसे ये एक चोंच वाले फिंचेस थे, और उन्हीं से वैरायटी ऑफ फिंचेस वाले बर्ड्स आ गए।
तो एक जगह से रेडिएट हुए ना, इसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, एनवायरमेंट के अनुसार हम लोग अपने आप को अडेप्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, अपने स्ट्रक्चर में रेडिएशन दिखाया, ठीक है, रेडिएट हुए हम लोग, उसको बोल रहे हैं एडेप्टिव रेडिएशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन इज अ प्रोसेस इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी where a small group of species rapidly diversifies into many descendant species. This process is characterized by a great deal of ecological and morphological diversity. ठीक है, अ क्लासिक एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं इसका, एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस, इसको डार्विन फिंचेस ही कहा जाता है, इसी नाम से ये फेमस है, विच इवॉल्व फ्रॉम अ सिंगल सीड ईटिंग स्पीसीज दैट लैंडेड ऑन अ गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, द फिंचेस डेवलप डिफरेंट बीक शेप टू एक्सप्लॉइट डिफरेंट फूड सोर्सेज। तो एक सीड ईटिंग खाने वाला जो बर्ड था वो फिर बाद में जाकर बहुत सारे चीजों को अलग अलग खाने वाला बीक में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चेंज हुआ। ठीक, अब इनका नाम लिखा हुआ है, पर सीड ईटिंग में भी ये था और बाद में जाकर इंसेक्ट ईटिंग चेंजेस आए बहुत सारे ना, कौन अब किस बीक में, देखो इस तरह से बहुत सारे, हाँ यहाँ पर है, ये जो बीक है आपका बर्ड्स एंड फ्रूट खाने वाला, ये लीव्स खाने वाला, ये देखो सीड खाने वाला ऐसा था, जब बर्ड्स और फ्रूट खाने लगा उसका बीक कैसे चेंज हो गया, इस शेप में, जो लीव्स खाने लगा उसका इस शेप में, जो इंसेक्ट खाने लगा उसका इस शेप में। ठीक है, और जो टूल यूजिंग फिंचेस, मतलब कुछ उठा कर ले जाना, जैसे घोंसला बनाते हैं तो उठा उठा कर ले जाते हैं ना अपने चोचों से, तो उस तरह का चोच क्या हो गया, अलग ही शेप का हो गया, मगर सबके सबका इंसेस्टर कौन है, ये सीड ईटिंग वाला। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जो जिस काम को वो ये ग्रब्स, मतलब कि कोई भी चीज को ग्रैब कर लेना का, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इनके शेप में क्या आई, चेंजेस आई। ठीक, बाद में जाके देखो कितने सारे चोच में चेंज हो गया, है ना। तो ये हम लोगों को ये दिखाता है कि अकॉर्डिंग टू द टाइम, हमारे नीड के अनुसार हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, जिस पार्ट को, ऐसे भी है कि आप अपने बॉडी के जिस पार्ट को ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, और जिस पार्ट को आप यूज नहीं करेंगे वो धीरे धीरे वेस्टिजियल हो जाएगा। जैसे हमारे बॉडी में अभी क्या है, क्या है जी, हाँ अपेंडिक्स है। ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं है हमारे बॉडी में। ठीक, लेकिन हाँ अगर वो बढ़ जाए तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जब ऑपरेशन कराना पड़ता है, अपेंडिक्स का काट कर हटा दीजिए। ठीक, तो अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन अब हो गया हमारे बॉडी में, हमें हमारे बॉडी का कोई फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मे बी इन पीरियड ऑफ टाइम शायद वो वेस्टिजियल हो जाए, खत्म हो जाए हमारे बॉडी से। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ठीक है, मार्सुपियल्स किसको बोलते हैं, हाँ, जैसे कि कंगारू क्या है, एक मार्सुपियल का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि कंगारू, आप लोगों ने देखा होगा कि उसके बॉडी में क्या होते हैं, जो नॉर्मल हम लोग मैमल्स हैं, है ना, या फिर दूसरे एनिमल्स मैमल्स है, उससे किस वे में ये डिफरेंट है, उनका एक पाउच होता है, उनके बॉडी में एक पाउच होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उनका, ठीक है, वो इमैच्योर्ड क्या होता है, उसकी डिलीवरी होती है और वो पाउच के अंदर रहकर बाहर बॉडी के, मतलब शरीर जब अपने मदर के जब उनका डिलीवरी हो गया है उसके बाद भी वो थोड़ा सा इमैच्योर्ड होते हैं, तो वो पाउच में रख करके अपने बच्चे को और फिर क्या करती है, पालती है कुछ टाइम तक। तो वो पाउच हमारे अंदर नहीं है, जो आज के मैमल्स है उनके अंदर नहीं है। तो जो मैमल्स के अंदर पाउच होता है बॉडी में, है ना, अपने यंग वन को पालने के लिए, ठीक है, तो वो आ जाते हैं किस ग्रुप में, मार्सुपियल्स ग्रुप में, जिसमें कि कंगारू आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एनिमल है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ये ज्यादा पाया जाता है जितने भी मार्सुपियल्स है, लेकिन वो मैमल्स और जो हम लोग अभी के मैमल्स हैं दूसरे जगह के, या अमेरिका के ले लीजिए या एशिया के ले लीजिए, उसमें कितनी सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो मार्सुपियल एक्सहिबिट्स एडेप्टिव रेडिएशन इनटू वैरायटीज ऑफ एनिमल, each of which appears to be similar to the corresponding placental mammal. This is called convergent evolution. ये कौन सा है, convergent evolution है। convergent evolution क्या था, एनालोगस ऑर्गन, है ना, कि वही वर्क तो फंक्शन तो सेम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। इट हैपेंस व्हेन द टू अनरिलेटेड स्पीसीज डेवलप्ड
द सेम फीचर बिकॉज दे लिव इन सिमिलर हैबिटेट, शायद वो एक जगह रहने की वजह से सेम जैसा फंक्शन परफॉर्म करने लगे, है ना, लेकिन ये है कहाँ, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज के। ठीक, जैसे कि ये देखो प्लेजेंटल मैमल जो नॉर्मल इधर पाए जाते हैं, और ये सारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियंस है। ठीक है, तो ये जो मोल है, ठीक, ये प्लेजेंटल मोल है, ये मार्सुपियल मोल है। ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर दोनों एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में एक में मार्सुपियल वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, बिल खोद के रहते हैं, जैसे उनका मतलब कि फंक्शन जो है बिल खोद करके रहते हैं, नीचे ही जाकर रहेंगे, खोदेंगे, मिट्टी को बाहर निकालेंगे, है ना, सेम चीजें खाते हैं। ठीक है, तो भाई फंक्शन सेम जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली एक दूसरे से डिफरेंट है। तो कैसे ये एक जैसा परफॉर्म करने लगे भाई, मतलब इसका हो सकता है भाई कॉमन इंसेस्टर रहे होंगे, है ना, लेकिन इनके स्ट्रक्चर ये अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में डेवलप हुए हैं। ठीक है, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में डेवलप हुए हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगे। ठीक है, लेकिन ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल है, सॉरी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट के एग्जाम्पल नहीं है। ऐसे ही एंटीएटर जो है, और ये जो न्यूम्बर्ट एंटीएटर मतलब ये मार्सुपियल है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, इनके स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर्स में चेंजेस है, लेकिन इनके फंक्शन जो होते हैं ना ये सेम परफॉर्म करता है। माउस जो जनरल हम लोग यहाँ पर माउस देखते हैं, और जो मार्सुपियल माउस है, मतलब माउस तो है ना, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग एरिया में डेवलप हुए। ठीक, और फंक्शन सब दोनों का जैसे यहाँ के चूहे करते हैं वैसे वहां के भी चूहे कर रहे हैं। ठीक, लीमर और एक स्पॉटेड कस्कस, ठीक है, सेम ही ये दोनों दिखेंगे, पर इसमें मार्सुपियल्स वाला गुण है, मतलब कि सबके बॉडी में पाउचेस होंगे, है ना, तो इनके स्ट्रक्चर तो अलग है, लेकिन दोनों ही ऐसे पेड़ों में रहना, सेम चीज खाना, सेम तरीके से रहना, ऐसा फॉलो करते हैं। ऐसे ही जो फ्लाइंग स्क्वायरल है, ठीक है, और ये भी फ्लाइंग स्क्वायरल है वहां का, जिसको फैलेंजर कहा जाता है, मार्सुपियल्स है ये। तो स्क्वायरल का क्या काम है, पेड़ों पर रह रहे हैं, ठीक है, नट्स वगैरह खा रहे हैं, वैसे ही इनका भी फंक्शन है। फिर ये बॉबकैट जो यहाँ पाई जाती है, और तस्मानियन टाइगर कैट जो वहां पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, भाई एक ही जैसा इनका फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये। फिर ये जो नॉर्मल वॉल्फ यहाँ पाए जाते हैं, और तस्मानियन वॉल्फ जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो सेम कार्निवोरस हैं दोनों। ठीक है, दोनों कार्निवोरस हैं, दोनों शिकार करते हैं तब खाते हैं, दोनों इसी गुफाओं में रहते हैं, तो फंक्शन सबके एक है ना, लेकिन क्या है भाई, चेंजेस है। तो ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस भी क्या दिखा रहे हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, अलग अलग एरिया में भी सेम परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शन, हो सकता है स्ट्रक्चरली ये दोनों अलग अलग जगह से आए हों, है ना, लेकिन सेम ही तरीके से ये क्या हो गए, चेंज हो गए, सेम फंक्शन परफॉर्म करने लगे। तो कहीं ना कहीं इनका इवोल्यूशन डिफरेंट एंसेस्टर से हुआ है, लेकिन सेम फंक्शन परफॉर्म करना ये स्टार्ट कर दिए। कंक्लूजन क्या है कि टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया एनिमल हैव शोइंग सिमिलैरिटी मे हैव कॉमन इंसेस्टर। ठीक है, तो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में जो पाए जा रहे हैं उसमें सिमिलैरिटी पाई जाती है, तो उनके इंसेस्टर में भी अलग अलग हो, लेकिन वो दोनों इंसेस्टर में भी सेम इंसेस्टर से आए हो, तभी तो कुछ सिमिलैरिटी आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन है। और अगर हम लोग थोड़ी सी स्टडी कर लें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वर्सेस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, कि क्या है भाई, तो कन्वर्जेंट हम लोग क्या देखे, कन्वर्जेंट हम लोगों ने क्या देखा कि अलग सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, ये डिस्टिंक्टली रिलेटेड स्पीसीज डेवलप्ड सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये किसका है भाई, कन्वर्जेंट का है। ठीक है, और डाइवर्जेंट क्या हुआ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन इनब्रीडिंग स्पीसीज डाइवर्ज इनटू टू और मोर डिसेंट स्पीसीज, मतलब एक ही जगह से स्ट्रक्चर सेम है, एक ही जगह से इवोल्यूट हुई है, बोथ स्पीसीज लिव विद इन द सेम एनवायरनमेंट। ये हो सकता है जैसे अभी हम लोग देखे, है ना, द टू स्पीसीज लिव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट देन देयर एंसेस्टर, अपने एंसेस्टर से हटकर ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में, जैसे कि भाई जैसे मछलियां हैं वो पानी में रह रही है, एम्फीबियंस जो है वो दोनों ही में रह रहे हैं, रेप्टाइल्स जो है वो लैंड में रह रहा है, रेंग रहा है ना, बर्ड्स जो है वो उड़ रहे हैं, मैमल्स जो है वो पूरे के पूरे टेरेस्ट्रियल है ना, तो अलग अलग इन्वायरमेंट में ही रह सकते हैं, पर उनका जो स्ट्रक्चर होगा सेम ही होगा। अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म इवॉल्व सिमिलैरिटी व्हाइल अडेप्टिंग
टू अ कॉमन इन्वायरमेंट, साइड कॉमन इन्वायरमेंट से ये अडेप्ट हो गए सेम फंक्शन के लिए, ठीक है। और डाइवर्जेंट क्या हो गया, डाइवर्जेंट ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज रिजल्ट इन टू स्पीसीज बिकमिंग लेस लाइक द कॉमन इंसेस्टर, ठीक है। भाई देखने में कम लग रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, बाहर से नहीं दिख रहे, लेकिन अगर स्ट्रक्चरली स्टडी की जाए तो दोनों का जो बोन्स होगा उसमें मैचिंग मिल जाएगी। ऑकर्स थ्रू डेवलपिंग होमोलोगस स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑकर्स, ये उल्टा लिखा है क्या, ऑकर्स थ्रू डेवलपिंग होमोलोगस स्ट्रक्चर, उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए मुझे बार बार लग रहा है कि उल्टा लिखा हुआ है। ऑस्ट्रिचेस रिचेस डायनासोर डार्विन फिंचेस, हाँ ये उल्टा लिखा हुआ है, रुको ये उल्टा ही लिखा हुआ है, इसको हटा देंगे। और एक एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ फिश है, सैलेमेंडर है, टर्टल है, ठीक है। फिश तो फिश पाइसेस में आ गया है ना, सैलेमेंडर भी पाइसेस में आ गया, ठीक है। टर्टल किस में आ गया, रेप्टाइल्स में चला जाता है। फिर ये क्या है, चिक है, ठीक है, ये किस में आ गया, हाँ चिक रेप्टाइल्स में आ जाएगा, बर्ड्स में ना, हाँ। और ये पिग मैमल्स हो गया, काउ मैमल्स हो गया, रैबिट मैमल्स हो गया, ह्यूमन मैमल्स हो गया। अगर हम लोग इनके एम्ब्रायोनिक स्टडी करें तो देखो पहला स्टेज इनका, क्या इसको देखकर हम लोग पता लगा पाएंगे कि कौन किसका एम्ब्रायोनिक है, कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी सिमिलैरिटी है एम्ब्रायोनिक पीरियड में। जब हम लोग फर्स्ट एम्ब्रायोनिक पीरियड को देखते हैं तो इतनी सिमिलैरिटी है कि हम लोग बता नहीं सकेंगे कि कौन किसका एम्ब्रायो है ना। तो इस स्टडी से भी हम लोग कहते हैं कि मे बी हमारे इंसेस्टर एक ही रहे होंगे, बाद में हम लोग में क्या होने लगा, अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंजेस आए, ठीक है, और फिर ये अलग अलग जीवों में परिवर्तित हो गए, ठीक है। तो हमारा एम्ब्रायोनिक स्टडी भी ये बताता है कि हम लोग सेम एंसेस्टर से आए होंगे। तो यहाँ तक आज हम लोग करते हैं, है ना। ये हो गया हमारा एडेप्टिव रेडिएशन। अगर कंपैरेटिवली हम लोग हर्ट की भी स्टडी करेंगे, ठीक है, तो भी हम लोग को सिमिलैरिटी मिलेगा। हर्ट के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि जो टेलियोस्ट होते हैं उसमें 2 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, फिशेस और टेलियोस्ट वगैरह, साइक्लोस्टोमाटा जो होता है, ठीक है, 2 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं। और जो फ्रॉग होता है वहां पर 3 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं। टर्टल जो है उसमें रेप्टाइल्स है तो 3 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, और बर्ड और मैमल 4 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, ठीक है। तो कैसे डेवलपमेंट आया, मतलब एक ही जगह से डेवलप किए होंगे, जब इसका डेवलपमेंट हुआ होगा थोड़ा, फिर इसका थोड़ा डेवलपमेंट हुआ होगा तो ये आया, इसका थोड़ा हुआ तो ये आया, इसका थोड़ा हुआ तो ये आया। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि जब हम लोग कंपैरेटिव अपने ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं तो हम लोग को बहुत चीजें सिमिलर मिलती हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सबके सब जो इवोल्यूट हुए हैं, कहाँ से हुए भाई, सेम जगह से हुए हैं, ठीक है। समझ में आया क्लास, चलिए ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आगे देखेंगे।